अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी, क्योंकि आजकल एक नई जंग छिड़ चुकी है और ये जंग मैं बात कर रही हूँ कारकर्दगी की, इवेल्युएशन की। वैसे तो इन दिनों में जब भी मानसून शुरू होता है तो सारी ही जगहों से इस किस्म की खबरें आने लगती हैं और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर किसी एक हुकूमत की भी आप नहीं साइड ले सकते या दिफा नहीं कर सकते कि जी इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, क्योंकि हर साल मानसून की बारिशों में सैलाब भी आते हैं, हर साल जानी नुकसान भी होता है, हर साल हम ये भी देखते हैं कि सड़कें पानी में डूबी हुई हैं और ये कराची से लेकर खैबर तक माशाल्लाह एक जैसी सूरत हाल है। शायद ये वो एक सूरत हाल है जिसके ऊपर पूरे मुल्क में बिल्कुल यकसा निज़ाम हमें नज़र आता है। वरना और मामलात और मसाइल पर आप कह सकते हैं कि जी फ़लाँ जगह लोड शेडिंग ज़्यादा है, फ़लाँ जगह कम है, फ़लाँ जगह ये प्रॉब्लम है तो फ़लाँ जगह दूसरी कोई फैसिलिटी है। लेकिन ये एक ऐसा मसला है कि जहाँ पर माशाल्लाह तमाम हुकूमतें जो हैं वो इक्वली हमें नज़र आता है कि इसके ऊपर कोई फोकस नहीं करती हैं। तो बहरहाल यहाँ पर अब जहाँ हम ये देख रहे हैं कि मीडिया पर अली अमीन गंडापुर साहब के लिए बड़ी सूरत हाल इस वक्त गंभीर हुई हुई है और उनके गिर्द घेरा तंग है, तो वहीं सोशल मीडिया पे दोबारा से पीटीआई भी कुछ यूनाइटेड नज़र आ रही है और उन्होंने पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर बड़ी तेज़ी से एक यलगार कर दी है। तो इसके ऊपर ज़रा तफसीलात आपके सामने रखते हैं, इसमें क्या सही है और क्या गलत। आज ही ये भी आपको बताएंगे कि हमने नमाज जनाजा का एक नया तरीका आज देखा है। ये भी एक बड़ी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है और क्यों इसके ऊपर इतनी तनकीद हो रही है, बल्कि मैं पिछले कुछ अरसे से नोट कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ ख़ास तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जो रिलीजियस मामलात हैं इनसे जुड़ी चीज़ों के ऊपर जो है वो इतनी ज़्यादा गुफ्तगू भी होती है और बड़े उसके ऊपर लोग जो है आजकल अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे आज एक अहम मुलाकात हुई है जी चौधरी निसार साहब की शहबाज शरीफ साहब से। तो क्या वो वापस आ रहे हैं? और शाहिद खाकान अब्बासी ने भी एक इंदिया दिया, इसके ऊपर भी बात होगी। फिर साथ ही बात करेंगे मौलाना फजल रहमान साहब ने आज एक तगड़ा जलसा भी किया मानसेरा में और उसके बाद उन्होंने आज बड़ी ख़तरनाक गुफ्तगू भी की है, लेकिन बिटवीन द लाइंस वो क्या कह रहे हैं वो आपको बताएंगे हम। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, ये जो हफ़्ता शुरू हो रहा है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हफ़्ता है, इसलिए कि इस हफ़्ते में एक दफ़ा फिर सबकी नज़र होगी कि ट्यूसडे को इमरान खान साहब की जो मुलाकात होनी है अपनी बहनों से। आमतौर पर आपको पता है कि दो ही बहनों से उनकी मुलाकात हो पाती है आजकल। तो वो क्या गुफ्तगू करेंगे, ख़ास तौर पर जो गंडापुर वाला मामला है उसके ऊपर उन तक ज़ाहिर है सूरत हाल पहुँचेगी। फिर सवात वाला जो वाक़या हुआ है उसकी वजह से जो एक बैकलैश आया है उसके ऊपर भी, तो ओवरऑल जो उनकी इन तमाम चीज़ों के ऊपर स्टेटमेंट आएगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होगी। और इस बात का भी इम्कान है कि मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला आया है उसके बाद आगे का लाहेअमल क्या है, इसके हवाले से भी इमरान खान साहब कुछ मैसेज ज़रूर देंगे, क्योंकि उन्होंने वैसे भी ये कहा था कि मैं 2 हफ़्ते के लिए एहतजाज मौखर कर रहा हूँ। आलमी हालात के पेश नज़र अब चीज़ें जो हैं बाहर भी कुछ सेटल डाउन होती नज़र आ रही हैं। और दूसरा, इस दौरान मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला भी आ गया है जो कि निज़ाम की तरफ से एक दफ़ा फिर एक वाज़ेह पैगाम है कि पीटीआई को हम माइनस दर माइनस करते चले जाएंगे, दीवार से लगाते चले जाएंगे। तो अब इमरान खान तो ज़ाहिर है आपको पता है हमेशा रिटेलिएट करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। तो बाकी ये लोग बेशक इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर ना मचा सके, लेकिन इमरान खान साहब तो ज़ाहिर है कोई ना कोई स्ट्रैटेजी देंगे। तो इस लिहाज से अब जो आने वाला हफ्ता है वो काफ़ी हैपनिंग वाला होगा। प्लस इसमें फिर अगेन इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से नज़र रहेगी। वैसे तो अब इसमें आप यूँ कह सकते हैं कि फ़िलहाल शायद फौरी तो कोई समाअत नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अलकादर की तो अगली तारीख ही नहीं दी गई, जबकि जो 9 मई वाला मामला है उसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो जाएगी। तो वो कब लगती है ज़मानत की अपील उनकी, वो देखना होगा। लेकिन इस हफ्ते में उसका चांस नज़र नहीं आ रहा। वैसे भी अब आगे ये छुट्टियाँ वगैरह भी हैं तो उसमें भी कुछ इशूज़ ही रहेंगे। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं, तो अभी कोई फौरी उनके केसेस के हवाले से डेवलपमेंट तो नज़र नहीं आ रही। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में सड़कें गर्म हो सकती हैं और कोई एहतजाज के हवाले से हिकमत अमली जो है उसके ऊपर काम ज़रूर हो सकता है। ये टाइम किस लिहाज से इम्पॉर्टेंट होगा, वो इस वजह से कि आपको पता है कि गर्मियों में जब लोगों के ज़्यादा बिल आते हैं तो नेचुरली लोग बहुत ज़्यादा ख़ाइफ़ होते हैं हुकूमत वक्त के ऊपर और बहुत गुस्सा भी कर रहे होते हैं। अक्सर जगहों पे लोड शेडिंग के बहुत मसाइल होते हैं, तो उसकी वजह से भी लोग बड़े गुस्से में होते हैं। फिर
फिर जो अभी ताज़ा बजट आया है, इसके बाद मज़ीद महंगाई की एक लहर आ रही है। चीनी तो ऑलरेडी आपको पता है, जो एक पूरे क्राइसिस जो सेल्फ क्रिएटेड क्राइसिस था, उसकी वजह से महंगी हो चुकी है। गैस का इजाफा होगा बिलों में, क्योंकि IMF की एक शर्त है ये, तो उसकी वजह से होगा। फिर जो पेट्रोलियम मसनूआत में अगर कीमतों में इजाफा होता है तो उसकी वजह से भी, तो ओवरऑल एक महंगाई की एक नई लहर जो है वो हिट करेगी पाकिस्तान में। अगले एक आध महीना जो है, इसके हवाले से लोगों का काफ़ी शदीद रिएक्शन होगा, अंदर गुस्सा होगा। तो ऐसे में अगर कोई एहतजाज रखा जाता है या कोई किसी किस्म का ऐसा सड़कों पे प्लान रखा जाता है, तो इसमें नेचुरली एक इसको आप कह सकते हैं कि लोगों का जो गुस्सा है उसको कैप्चर किया जा सकता है, अगर उसको एक हिकमत अमली के साथ जो है वो कोशिश की जाए। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर सर्टनली मेरा ख्याल है कि ये सोचा जाएगा कि जो अगर तहरीक चलानी है तो इन्हीं दिनों में किसी तरह से उसका कुछ प्लान जो है वो निकाला जाए। आज इस सिलसिले में PTI भी ज़ाहिर अपने तौर पर जो अंदरूनी जो इनकी कमेटीज़ की मीटिंग होती है उसके ऊपर भी बातचीत हुई है, और जो ये पॉलिटिकल कमेटी है उसके हवाले से भी इमरान खान साहब का जो एक इस हफ्ते फैसला होगा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं ज़राए के तवस्सुत से कि ये पॉलिटिकल कमेटी जो है वो तहलील की जा रही है, और उसके बाद इमरान खान साहब एक ही कमेटी तश्कील देंगे, जो यहाँ कोर कमेटी होगी या पॉलिटिकल कमेटी होगी, जो आपके जो फैसले हैं उसके ऊपर बातचीत कर सकेगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब आगे टफ़ डेज़ हैं, और मेरा ख्याल है कि 9 मई के जो फैसले आने हैं उससे पहले अगर KP हुकूमत के ऊपर कोई ख़तरात है तो उनसे पहले इनको ये देखना होगा कि इन्होंने आखिरी एक कोशिश अभी पुरजोर वाली लगानी है या अभी डरते डरते पीछे पीछे हटना है। तो ये इम्पॉर्टेंट अब मेरा ख्याल है डिसाइसिव मोमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि वो क्या करते हैं। अब आप कहेंगे जो मैंने बात की KP हुकूमत वाली वो मैंने क्यों की है, तो जनाब ये जो मखसूस नशस्तें मिली हैं उसके बाद नंबर गेम आपको मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि JUIF हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, बाकी अवामी नेशनल पार्टी हो, ये वो इन तमाम अपोजिशन की जमातों को अब ठीक ठाक नशस्तें देकर थोड़ा तगड़ा किया गया अपोजिशन को वहाँ पे, वरना तो वो बिल्कुल ही एक ना होने के बराबर अपोजिशन थी KP असम्बली में। तो इन तमाम जो नशस्तें जो कि इनको लूट में मिल गई हैं, उसके बाद इनके पास बहुत मुश्किल नहीं है, अगर ये हुकूमत चेंज करना है तो शायद उन्हें 18 से 20 अरकान की मज़ीद ज़रूरत है। और जो इस वक्त हालात हैं उसमें आपको पता है कि लोगों को जब 26वीं तरमीम के लिए भी ज़रूरत थी तो लोगों ने आराम से मैनेज कर लिए थे बंदे। तो ऐसी सूरत पे KP असम्बली में क्या कोई तब्दीली आ सकती है? मेरा ख्याल है कि इसके लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि आखिर उन्हें KP से प्रॉब्लम क्या है। क्या अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ पर कुछ ऐसा उनके लिए थ्रेट बने हुए हैं सिस्टम के लिए? मुझे ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है कि वो 2-1 दफ़ा उन्होंने ज़रूर एफ़र्ट की है, लेके आए हैं लोग, लेकिन वो जिस तरह से उन्होंने ख़ुद ही डिफ्यूज़ भी की है वो भी सबको पता है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई फौरी निज़ाम ये सोच रहा हो कि जी गंडापुर जो है उनको किसी तरह जो है हटा के किसी और को लगाना है, क्योंकि मेरे ख्याल से तो गंडापुर साहब अभी कोई इतना ख़तरा नहीं है इस निज़ाम के लिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि फिर भी वो जो एक इंसान के जहन में वो चढ़ता है ना दिमाग में कि भाई नहीं बस नाम लेवा ही कोई ना हो तो ये तो वो, अगर ऐसी कोई सूरत हाल करनी है तो उसलिए फिर बिल्कुल ये जो तमाम अपोजिशन की जमातें हैं उनको इकट्ठा किया जा सकता है। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने जो मानसरा में जलसा किया है तो उन्होंने बड़ी तगड़ी किस्म की गुफ्तगू की है, और उन्होंने कहा है कि जी ये जाली हुकूमतें हैं, ये मुल्क नहीं चला सकती और धांधली के ज़रिए आई हैं, और वैसे भी मुल्क जो है वो आइन की पटरी से नीचे उतारा जा रहा है, तो इन हुकूमतों को नहीं चलने, इस हुकूमत को नहीं चलने देंगे, और ये जो सारी सूरत हाल है ये नाकाबिल कबूल है। अच्छा, अब मौलाना की ये जो बात है ये जिस अंदाज से उन्होंने की है, उन्होंने किसी का ख़ास तौर पर नाम नहीं लिया, लेकिन मैं तो इसको एक सिर्फ ये समझती हूँ कि दबाव बढ़ाने की कोशिश है। बिल्कुल ये बाकी जो इस निज़ाम के बेनिफिशरीज़ हैं उनके ऊपर एक नई डिमांड उन्होंने कर दी है कि जनाब मेरी नज़र के मुताबिक, मेरी नाक़िस फ़हम के मुताबिक कि जनाब अब हमें भी हमारा हिस्सा दिया जाए। क्योंकि अगर मौलाना फजल रहमान साहब इतने ही उसूली सियासत कर रहे होते तो फिर वो साफ़ कहते कि जी हमें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। आज जमात इस्लामी ने ये बात की है, वैसे तो जमात इस्लामी भी बहुत आइडियली को इतनी वो नहीं कर रही होती सियासत, लेकिन मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ है तो उन्होंने वाज़ेह कहा है कि जी ये PTI का हक़ थी और मेरा नहीं ख्याल है कि किसी और को ये मिलनी चाहिए।
तो क्या बाकी जमातों को ये नहीं अखलाकी तौर पर कहना चाहिए था कि जनाब हमें नहीं चाहिए नशस्तें, अगर पीटीआई को नहीं भी मिलती तो भाई आप खाली रहने दें। जब ये नहीं कहीं लिखा कि जी दूसरी जमातों को देनी है, तो ये भी नहीं लिखा हुआ कि खाली नहीं रह सकती, तो भाई अगर आप समझते हैं कि उनका हक नहीं बनता तो आप छोड़ देते। लेकिन चूंकि आईनी तरामीम करानी है, उसके लिए 2/3 इनको लाजमी देना है, तो इस वजह से ये झोली में डाली जा रही हैं ज़बरदस्ती भी, और वो खुशी खुशी लेंगे। तो मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत के हवाले से मैं ये नहीं कह सकती कि उन्होंने ये जो बात की है वो कोई वफाकी हुकूमत के लिए की है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो केपी हुकूमत की बात करें, क्योंकि उनका जो मौक़िफ़ अगर आप धांधली पे देखें तो वो तो ये कहते हैं कि जी केपी में धांधली हुई है और हमारी जो सीटें हैं वो कम की गई हैं। तो वो तो इस जो केपी हुकूमत है उसको भी कोई इतनी जायज़ हुकूमत नहीं समझते। तो मेरा अंदाज़ा यही है कि ये सिर्फ उन्होंने दबाव बढ़ाने के लिए इस तरह का जो है वो नारा लगाया है, और ये ऐन मुमकिन है क्योंकि अब तो बहुत से जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि JUIF का आइंदा आने वाले दिनों में बड़ा अहम किरदार होगा, और हो सकता है कि उनका वज़ीर आला भी बना दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब डिस्कशन में हैं, ऑन टेबल हैं। इसके अलावा आज फवाद चौधरी साहब ने वैसे आज मज़ेदार बात की। उन्होंने कहा है कि जी चूँकि गंडापुर साहब को तो वोट मिला था, वज़ीर आला बनाया गया था कि जी आपने इमरान खान को रिहा करवाना है, इनको तो मैंडेट इस चीज़ का मिला था, तो चूँकि ये रिहा नहीं करवा सके, 1.5 साल गुजर गया, तो अब इनको चाहिए कि ये इस्तीफ़ा दे दें और पीटीआई को चाहिए कि नया वज़ीर आला लेके आएँ। और उन्होंने एक और मज़ेदार बात की है कि इस दफ़ा केपी में JUIF को भी अपने साथ मिला लें। तो यानी मुझे ये लगा कि फवाद चौधरी साहब बेसिकली ये समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान से अगर पीटीआई को ये थ्रेट है कि जनाब वो किसी भी वक्त हुकूमत की बाकी लोगों से, जमातों से मिल के अपना वज़ीर आला बनाने के लिए जो पीटीआई का मैंडेट है उसको उठा के अपने तरफ ले जा के और उसमें एक बिल्कुल रजीम चेंज कर दें सूबे में, तो उससे बेहतर ये है कि जनाब इन्हीं को साथ मिला लें आप और उनकी मिलजुल के हुकूमत बना लें JUIF के साथ ही। तो दिलचस्प है वैसे उनकी ये तजवीज़। तो बहरहाल ये सारी जो चीज़ें हैं ये यानी आप कह सकते हैं कि ऑन टेबल हैं, और कभी भी कुछ भी सिचुएशन जो है वो किस वक्त टर्न लेती है। लेकिन गंडापुर साहब के लिए बहरहाल ये टफ़ डेज़ हैं, क्योंकि एक तो पहले आपने देखा है कि बजट मंजूरी के मामले के ऊपर उनके अपने लोग किस तरह उनके ऊपर तनकीद करते रहे, और वो शदीद तरीन उनकी धुलाई की जद में आए, और उसके बाद जो अगले ही दिन स्वात का वाक़या हो गया उसकी वजह से तो फिर मुखालिफिन को भी मौका मिल गया, तो वो भी उनके ऊपर टूट पड़े। तो ये जो पिछले 3-4 दिन है ये गंडापुर साहब के लिए तो खासे हॉट वाटर्स में थे वो, और बहुत उनके ऊपर तनकीद हुई है। टीवी चैनल्स ने तो खैर पूरी ट्रांसमिशन इस बात पे कर दी कि जी ये नाअहली जो है वो केपी हुकूमत की है, और उन्हें बहुत से लोगों ने ये डिमांड की कि उन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बैकफुट पे रहे। अच्छा, अब आम तौर पे ये होता है कि इस तरह की कोई चीज़ हो तो पीटीआई का जो सोशल मीडिया ऑफ कोर्स वो उसको काउंटर करने के लिए मैदान में खड़ा होता है, और वो ठीक ठाक मुकाबला कर लेता है अगर कोई उनकी तरफ इस तरह की यलगार हो। लेकिन इस दफ़ा ये हुआ कि चूँकि पीटीआई का सोशल मीडिया खुद गंडापुर से नाराज़ था, तो उन्होंने भी कोई ख़ास उनके दिफा में दिलचस्पी नहीं ली। उन्होंने कहा कि बैंड बज रही है तो बजाई जाओ। बल्कि मज़े की बात यह है कि ख़ुद उनके बहुत से लोग जो हैं वो इस बात के ऊपर उन पर तनकीद करते रहे कि जी वाकई ये बिल्कुल सूबाई हुकूमत की नाअहली है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो कि मेरा ख्याल है दुरुस्त बात है। आप किसी भी पार्टी से हों, अगर आपकी पार्टी की हुकूमत भी है तो फैक्चुअली इतना बाशऊर होना चाहिए वोटर्स को भी और बाकी उनके सपोर्टर्स को भी कि अगर आपकी पार्टी की भी हुकूमत है और अगर वो कुछ नाअहली कर रहे हैं किसी मामले पर, तो बिल्कुल आपको उनको सपोर्ट नहीं करने की ज़रूरत, बल्कि आप उनको एहतसाब करें, उनका कटहरे में लाएँ कि जनाब आप करें। इसी से ही जो हुकूमतें हैं उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, इसी से उनको ये पता होता है कि हम जवाबदेह हैं। तो ये एक तरह से तो अच्छी चीज़ है, लेकिन जिन हालात में ये सब कुछ हुआ है उससे गंडापुर साहब को ये नुकसान ज़रूर हुआ कि वो बैकफुट पर रहे और उनका जो दिफाई मोर्चा था वो तो खाली था, क्योंकि वो ऑलरेडी इनके ऊपर ही तीर बरसा रहे थे। तो ये सारी सूरत हाल रही। लेकिन बहरहाल 2-3 दिन जब मुसलसल ये सूरत हाल रही तो उसके बाद अब मैंने नोटिस किया कि चुन चुन के अब जो पीटीआई के लोग भी हैं वो भी पंजाब हुकूमत की जो नाअहलियाँ हैं उनके ऊपर बात करने लगे और उन्होंने उन्हें हाईलाइट करना शुरू कर दिया। और आज तो ख़ासा उन्हें मौका भी मिल गया क्योंकि शदीद बारिश हुई, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ शहरों में काफ़ी ज़्यादा पानी भी खड़ा हुआ। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल रही, जो ओवरऑल इस वक्त बताया जा रहा है कि पूरे मुल्क में ही मुख्तलिफ़ जगहों पर डेथ्स हुई हैं।
केपी में अगर 21 लोग जाँ बहक हुए हैं ये सैलाब और बारिश के तूफ़ान की वजह से, तो इसी तरह से 13-14 हलाकतें तो पंजाब में भी हुई हैं। आज भी मैं ये खबर पढ़ी थी, डस्का नहर में भी 2 बच्चे जो हैं वो डूब गए हैं और उनको अभी तक निकाला नहीं जा सका। जोब में भी आपको पता है कि फैमिली जो थी वो इसी तरह सैलाबी रेले का शिकार हो गई। इसी तरीके से सिंध में भी कुछ हादसात रूनुमा हुए हैं। तो ये थ्रू आउट ही मुल्क में इस वक्त जो है इस तरह के वाक़यात हुए हैं रूनुमा, और उसके ऊपर फिर अब सभी बात करने लगे। और सबसे जो बड़ा इस वक्त स्कैंडल था वो पंजाब हुकूमत के लिए, वो DHQ अस्पताल बना पाकपतन साहिवाल, जहाँ पर बच्चों के लिए जो है नाकाफ़ी सहूलियात थी, जिसकी वजह से बच्चों की, नौमौलूद बच्चों की जान चली गई बड़े पैमाने पर। और ख़ुद जो उसकी पूरी एक तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है तो उसमें मज़ीद सारी चीज़ें खुल के बताई गई हैं कि किस तरीके से नाअहली साबित हो रही है वहाँ पे अस्पतालों में, जिसकी वजह से ये अमवात हुई हैं। तो पहले ये चीज़ें आती भी थी, ख़बरें एक आध कोई बात करता था और उसके बाद दब जाता था, लेकिन उतना प्रेशर नहीं बनाया जाता था मरीम नवाज़ की हुकूमत के ऊपर या उनके ऊपर। और वो बड़े मज़े से अपना तासुर बनाती फिरती थी कि जनाब मैं तो बड़ा काम कर रही हूँ, मैंने तो इनकलाबी इक़दामात कर दिए, और टिकटॉक भी खूब बन रही होती थी। लेकिन जब इधर पूरा उन्होंने अटैक किया कि नून लीग ने कि जी देखें केपी नाअहली है, ये है वो है, तो उन्होंने भी फिर पलट के जो है वो चुन चुन के सारे इश्यूज़ के ऊपर खूब हाईलाइट किया। आज डस्का में ख्वाजा आसिफ साहब पहुँचे वो मुतासरा फैमिली के पास ताज़ियत के लिए, तो उनकी जो गाड़ियाँ थी प्रोटोकॉल में, पानी सारा उधर उधर रुका हुआ था, उसकी वीडियोस चल रही थी। फिर इसी तरह से गुजरांवाला से GT रोड की वीडियोस लोगों ने डाली कि जी वहाँ पे बड़ी बुरी सूरत हाल है। रावलपिंडी की वीडियोस देखी। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे वैसे बता दूँ करेक्शन के लिए कि बहुत से लोग ओल्ड जो वीडियोस हैं वो भी डाल के और बस उन्होंने फुल चढ़ाई कर दी कि जनाब ये हो गया वो हो गया। हालांकि कुछ वीडियोस तो वाकई जेन्युइन हैं जो इसी एक आध दिन में बनी हैं, लेकिन कुछ वीडियोस जो हैं वो पुरानी हैं जो कि लगाई जा रही हैं। लेकिन बहरहाल आपको पता है फिर जब वो एक सोशल मीडिया पे काम शुरू होता है तो फिर धड़ाधड़ इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। तो आज उन्होंने काफ़ी पलटकर जो है वो पंजाब हुकूमत के ऊपर हैवी यलगार की, जो कि उससे पहले वो बड़े मज़े से लगे हुए थे। मैं ये समझती हूँ कि जो पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर मीडिया उनको बहुत सपोर्ट कर रहा होता है और बहुत उनके लोग जो है वो आके बता रहे होते हैं कि ये हो गया वो हो गया। आपको मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि बहुत सारे मंसूबे हवाई हैं, बहुत सारे मंसूबों की वो क्वालिटी नहीं है, बहुत सारे जो मंसूबे हैं उसमें करप्शन के और बाकी मामलात के, शफाफियत के बेइंतहा इश्यूज़ हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि अपोजिशन आमतौर पे हाईलाइट किया करती है, मीडिया हाईलाइट किया करता है। लेकिन अपोजिशन यहाँ पर सूरत हाल ये थी, PTI वाले आपस में ही दस्तों गिरेबां थे, और जो मीडिया है उसका तो आपको पता ही है कि उनको ठीक ठाक इश्तहारात दे के, और वो तो वैसे भी अंडर कंट्रोल हैं सारे, तो जनाब वो ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर, ख़ास तौर पर पंजाब से रिलेटेड इशूज़ के ऊपर उस तरह से हाईलाइट ही नहीं करते चीज़ों को जहाँ पर ख़राबी हो रही होती है। आज भी मैं ये देख रही थी कि जो ये मरीम नवाज़ का मंसूबा था जी, क्लिनिक ऑन व्हील्स, तो इसके अंदर बहुत सी खबरें चल रही थी, धक्के लगा रहे हैं। अभी ये 4 दिन पहले मंसूबा शुरू किया और अभी सूरत हाल गाड़ियों की इनकी ये है कि धक्के लगा के जो हमें चला रहे हैं। तो अब वो हर चीज़ जो है वो अब हाईलाइट हो रही थी आज, क्योंकि इससे पहले कोई बात ही नहीं कर रहा था कि जी ये चीज़ें वो अनाउंस करती थी और जनाब अपने बड़के लगाती थी कि जी हमने ये कर दिया वो कर दिया। तो अब वो आज काफ़ी हद तक चीज़ों को एक्सपोज भी किया गया कि जी हकाइक क्या हैं वो भी सामने रखे गए हैं। तो ये चलता रहा। बहरहाल आज एक और इम्पॉर्टेंट मुलाकात हुई चौधरी निसार की शहबाज शरीफ साहब के साथ, और शहबाज शरीफ साहब ने रिपोर्टेडली उन्हें दोबारा से मुस्लिम लीग नून में मुतहरिक होने और फ़ाल होने का पैगाम दिया है। अच्छा, इसके ऊपर बहुत से लोग कह रहे थे कि शायद वो दोबारा कर लें ये वो। एक तो मुझे ये पता चला है कि उनकी सेहत के कुछ मसाइल हैं जिसकी वजह से शायद वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि वो कोई मुतहरिक किरदार अदा करे अमली सियासत में। एक बात। दूसरी बात ये कि आपको याद होगा कि जब वो थोड़ा सा अलग भी हुए थे PMLN से, तो उस वक्त उनकी कुछ इंटरव्यूज़ भी आए थे, तो उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि जी मरीम नवाज़ साहिबा की लीडरशिप के हवाले से कि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो लीडर्स तो नहीं हो सकते। तो बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता है, उनके आगे आप इस तरह तो नहीं बैठ सकते कि जैसे वो आपके लीडर हैं और आप उन्हें फॉलो कर रहे हो। तो बेसिकली एक तरह से दबे अल्फाज में उन्होंने ये बात की थी कि मरीम नवाज़ की लीडरशिप के अंडर शायद उन्हें काम करना कबूल नहीं था। और अब अगर इस वक्त रिसेंट सिचुएशन को देखा जाए तो इस वक्त तो PMLN लीड ही मरीम नवाज़ कर रही हैं। ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब तो रिटायर होकर साइड पे लग चुके हैं, आपको पता है, वो तो कोई उन्हें अब पूछ ही नहीं रहा किसी आम बात में। और जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की बात है, उनको मरीम नवाज़ सिर्फ इतनी ही अहमियत देती हैं कि
जितनी मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त मुल्क की ताकतवर तरीन शख्सियत उन्हें देती हो, तो शहबाज शरीफ साहब को आपको पता है कि कोई ज़्यादा इतनी अहमियत हासिल नहीं है इस पूरे सिस्टम में। तो इस लिहाज से इस वक्त जो PMLN पे फुल कंट्रोल है वो तो मरीम नवाज़ का है। तो अगर चौधरी निसार को शहबाज शरीफ साहब बुलाने गए हैं कि जी आप आ जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि अगर वो इस वजह से पीछे हटे थे कि जी बच्चे जो हैं वो लीड क्यों कर रहे हैं, तो फिर वो बच्चे तो अब भाई पूरी तरह कंट्रोल भी कर रहे हैं। तो मुझे इसका इम्कान कम नज़र आता है कि वो इस सूरत हाल में, और वो भी उस वक्त जब PMLN इस वक्त बयानिए के एक बहुत गहरे कुएं में गिरी हुई है, तो वहाँ पर उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो अपने मुंह पे वो कालक मलें जो कि ऑलरेडी सारे मल रहे हैं। आज शायद काकान अब्बासी साहब ने भी ये बात की कि जी अगर ये लोग आज भी वोट के इज़्ज़त दो के बयानिए पे दोबारा खड़े हों तो मैं इनके साथ दोबारा चलने के लिए तैयार हूँ। तो बेसिकली जो इसमें कुछ ऐसे लोग थे जो वाकई उसूल पे कुछ ना कुछ बात करते थे, तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर रजिस्ट किया है। वो कहीं आपको फासले पे नज़र आते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो बढ़ चढ़ के इस निज़ाम के साथ बड़े खुश भी नज़र आते हैं। तो बहरहाल मुझे इसके इम्कान कम नज़र आते हैं। लास्टली जी एक जो खबर बड़ी आज चल रही थी सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर, वो मियां मंजूर वट्टू साहब की थी। किसी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए वो आए हुए थे, और आ तो वो गए किसी, लगता है कि बेचारे किसी गरीब आदमी के पास ही शायद पहुँचे थे, और वहाँ पहुँचकर वो मुख्तलिफ लोग जो हैं देहात के वो साथ में खड़े हैं, और वो अपनी बड़ी सी गाड़ी, शायद लैंड क्रूज़र थी या समहाउ इसी टाइप की कोई गाड़ी, उसके अंदर वो बैठे हुए हैं और बैठे बैठे वो नमाज जनाजा में शिरकत करें। अब वो इतना अजीब सीन लग रहा है, इतना वियर्ड लग रहा है कि मतलब आधे लोग जनाजे के उधर खड़े हैं और आधे लोग इधर सफ़बंदी पे खड़े हैं, और वो जनाब अपनी गाड़ी से उतरना पसंद नहीं फरमा रहे। अब ये जो चीज़ है वो खासी तनकीद की जद में आ रही है कि मतलब कहीं पे आप जाते हैं तो आपको इज्जो इनकसारी की बात होती है, या आप ये सोचते हैं कि आपको भी खौफ खुदा आता है, अपनी मौत याद आती है इंसान को, जनाजे में शिरकत के लिए जाएं, कब्रिस्तान जाएं, किसी ताज़ियत के लिए जाएं, तो ऐसे में आप वहाँ पर अपने प्रोटोकॉल और अपनी जिसको कहते हैं कि अपने आराम और आसाइश को नहीं देख रहे होते। ज़ाहिर है फिर उस वक्त आप सबके साथ मिल के वहीं पर ही खड़े होते हैं जैसे वो हालात में होते हैं। अब मैं इसके ऊपर ज़्यादा खुल के इसलिए नहीं कह सकती कि मुझे ये तो मालूम नहीं है कि उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम था कि वो बाहर नहीं निकल सकते थे। तो अगर इतना ही कोई इशू था कि कोई मेडिकल इश्यूज़ थे तो वो आते ही ना जनाजे के लिए, वैसे ही ताज़ियत बाद में आके किसी वक्त कर लेते, और अगर आ भी गए थे तो एक साइड पे गाड़ी खड़ी कर लेते। चंद लम्हे की बात होती है, नमाज जनाजा कौन सी कोई इतनी लंबी होती है। लेकिन वो इतना अजीब लग रहा था कि मतलब हैरानी होती है कि ये आप सिर्फ क्या अपना जाओ जलाल दिखाने के लिए लोगों को आए हुए थे, और वैसे ही लोग वहाँ के जिन्होंने इस चीज़ को माइंड भी नहीं किया और बड़े मज़े से गाड़ी के एक तरफ और दूसरी तरफ लाइनें बना के खड़े हो गए। तो बहुत अजीब है। मतलब ये हुक्मरान अशराफिया जो है हमारी, इनकी मेंटालिटी कुछ अलग किस्म की है कि इनको लगता है कि ये कुछ अलग मखलूक हैं और इनको तो जैसे मौत ही नहीं आनी। और मतलब आज मुख्तलिफ तबसरे हो रहे थे, लोग कह रहे थे क्या ये जब खुद फौत होंगे, ज़ाहिर है मौत तो बरहक है, तो क्या ये इनका नमाज जनाजा एसी वाली गाड़ी में पढ़ाया जाएगा? क्योंकि अगर ये रीज़न थी कि जी गर्मी बहुत है, तो फिर जब खुद फौत होंगे तो क्या साथ एसी कब्र में जाके लगेगा, तो क्या होगा? तो मतलब है कि इतना भी क्या आप अपने आप को आसाइशों से हम आहंग कर लें कि उसके बगैर आप 2 मिनट नहीं गुजार सकते हो, और मौका महल ना आप देख सकें और इस तरह की चीज़। फिर मैं कहूँगी मुझे नहीं पता कि रीज़न क्या था कि वो निकल नहीं सके, लेकिन अगर कोई बहुत सीवियर ऐसा रीज़न था, कोई मेडिकल कोई इशू है इस तरह का, तो फिर आप नहीं आते। ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, अगर कोई और भी शामिल हो जाए तो सबकी तरफ से उसका हो जाता है मामला। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ठीक नहीं हैं लेकिन आपने हर सूरत पहुँचना है। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें, लेकिन आज जनरली ऐसा लगता है कि आजकल इस्लामिक टच है उसको बड़ा हाईलाइट किया जाता है। और आज मोहम्मद रिजवान की भी मैं देख रही थी बीच सड़क में, न्यूयॉर्क के अंदर शायद हैं किसी और बैरून मुल्क, और जनाब गाड़ी खड़ी हुई है और बीच सड़क पे जाए नमाज बिछा के नमाज अदा की जा रही है। मतलब ये किस तरह की अजीब बातें हैं कि अगर आपको नमाज अदा करनी है तो पहली बात तो आप कहीं पे भी मुनासिब जगह पे पहुंच के फिर आप नमाज अदा कर सकते हैं। अगर नहीं, आपको लगता है कि मंजिल दूर है, आप गाड़ी में पढ़ सकते हैं, गाड़ी रोकें और आप गाड़ी में पढ़ लें। लेकिन बीच सड़क के आप खड़े होकर नमाज पढ़ें, तो ये कहाँ की अक्लमंदी है? इस्लाम तो ये नहीं कहता कि आप लोगों के लिए रुकावट बन जाएं और जनाब आप खड़े हो जाएं। और वैसे भी इस तरह की चीज़ों में रियाकारी का भी एलिमेंट लग रहा होता है कि जी पता नहीं आप कोई दिखावे के लिए खुदा न खास्ता कुछ करें। मैं नहीं, अल्लाह माफ़ करे, इस तरह की बात कहती। ये तो अल्लाह जानता है कि नीयत क्या हो किसी की, लेकिन बज़ाहिर इस तरह के किसी एक्ट की मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों इस बात को शो ऑफ किया जाए कि जी हम ये कर रहे हैं। आपको पढ़नी है नमाज, आप एक साइड पर पढ़ लें।
लेकिन आजकल पता नहीं हर एक को अपनी कोई उम्रा करता है या कोई नमाज़ पढ़ता है या कोई कुछ भी नमाज़ पढ़ने। अब कल वो मरीम नवाज़ की भी मैं देख रही थी वीडियो कि जी मुझे असर की नमाज़ पढ़नी है, ब्रेक दे दें या इस तरह, तो उस पर भी बड़ा लोग डेस्क बजा रहे थे। तो अच्छी बात है, नमाज़ तो पढ़नी चाहिए, लेकिन नमाज के साथ साथ जो बाकी अल्लाह के अहकामात हैं उनको भी नज़र में रखना चाहिए। अगर आप नमाज़ पढ़ें, इबादत करें, लेकिन अमल आपके कुछ और मुखालिफ समत में जा रहे हैं, तो फिर ऐसी जो आपकी इबादत हैं उसके ऊपर फिर क्या आप क्या कह सकते हैं, उनका क्या असर है आपकी शख्सियत के ऊपर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।